हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। पहले पार्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति होता क्या है और मुद्रास्फीति के जो 6 अवधारणाएं थे उनके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को एक एक जो पॉइंट है, एक एक जो अवधारणा कंसेप्ट का जो पॉइंट था वो समझ में आया होगा। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि मुद्रास्फीति के बेसिकली कितने प्रकार होते हैं, उनका क्या किस किस आधार पर उन प्रकारों को बांटा गया है। फिर हम इसमें देखेंगे कि मुद्रास्फीति को मापने का तरीका क्या है, आकलन कैसे करते हैं कि कितना जो प्राइस का रेट है वो बढ़ा, कितने प्राइस का रेट घटा। फिर इसी में हम आपको बताएंगे कि मुद्रास्फीति के मुख्य कारण क्या है और मुद्रास्फीति का किन किन पे प्रभाव नेगेटिव पड़ता है और किन पे प्रभाव पॉजिटिव पड़ता है। तो इन सारे चीजों को हम लोग मुद्रास्फीति के सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। ये जो मुद्रास्फीति का वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जितने भी एग्जामिनेशन जिसमें इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आना एकदम श्योर है। इसलिए थोड़ा सा इस कंसेप्चुअल टॉपिक को ठीक से पढ़ लें। अब हम इसमें देखेंगे सेकेंड वीडियो में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन का सही अर्थ होता है वस्तु तथा सेवा के प्राइस का बढ़ जाना, मूल्य का बढ़ जाना, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, ड्यू टू डिक्रीज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड बहुत सारे उसके और भी कारण हैं। अब यहां पे हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के बीच कैसा संबंध है। आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति के बीच कैसा संबंध है, पहले मैं एक बार थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए, कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के बीच क्या संबंध है। तो साफ साफ है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात आर्थिक जो विकास है ये तभी संभव है जब देश में रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, अर्थात जो उत्पादन का दर है वो पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और मैंने पहले ही बताया है कि अगर उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन के दर को बढ़ाना है, तो आपको रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात जो निवेश का दर है, निवेश की दर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। और निवेश का दर कब बढ़ेगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, लो होगा, अर्थात ब्याज की दर क्या होगी, कम होगी। तभी जाकर के आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और साथ ही साथ रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब यहां पे दूसरा एक बड़े पॉइंट आ जाता है कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेंगे तो इससे कैश फ्लो इन मार्केट, इससे बाजार में मुद्रा की जो प्रवाह है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए सिंपल सा बात है कि अगर आपको सस्ते ब्याज दर पर कोई कर्ज देता है तो आप चाहेंगे अधिक से अधिक ले ले सामान्य रूप से, और महंगे ब्याज दर पर अगर आपको कर्ज होगा तो आप चाहेंगे कि जितना जरूरत उसे कम कर्ज लें, क्योंकि हमें इंटरेस्ट रेट अधिक देना पड़ेगा। तो अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है, निवेश बढ़ाना है, तो आपको ब्याज के दर को कम करना पड़ेगा। और जैसे ही ब्याज का दर कम करेंगे 100% आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, आपका उत्पादन बढ़ जाएगा और देश की इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी। लेकिन साथ साथ कैश फ्लो इन मार्केट, बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे बाजार में मुद्रा के प्रवाह बढ़ने से जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि भाई हम लोगों के पास अधिक पैसा आ जाएगा तो हम लोग अधिक खर्च करेंगे, खर्च जब करेंगे तो हम लोग वस्तु तथा सेवा के मांग को बढ़ाएंगे। और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी 100% जो प्राइस ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक कंडीशन में जो इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो साथ साथ बढ़ता है। अर्थात इन दोनों के बीच प्रत्यक्ष संबंध है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो 100% रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जो कि मैंने आपको यहां पे बताया कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो 100% जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसका भी जो एक्टिविटी है या उसका भी जो औसत है, उसका भी जो प्रतिशत है वो कंटिन्यू बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं, इस स्लाइड में ऑलरेडी लिखा हुआ है पहला कि विकास की दर एवं मुद्रास्फीति के बीच एक सीमा तक प्रत्यक्ष संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को देखने में और ये सहूलियत हो। ठीक है, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से। तो मैंने पहले बताया कि भाई अगर विकास की दर को अगर बढ़ाना है तो मुद्रास्फीति भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसलिए विकास की दर और मुद्रास्फीति के बीच में प्रत्यक्ष संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है। और डायरेक्ट क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। 100% वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि विकास की दर बढ़ानी है तो इसके लिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाना होगा, जो कि मैंने पहले बताया। उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश को बढ़ाना होगा, और निवेश तब बढ़ेगा जब आप ब्याज दर को क्या करेंगे, घटा देंगे। जो कि तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि निवेश एवं ब्याज दर के बीच विपरीत संबंध होता है। अर्थात अगर ब्याज को घटाएंगे तो निवेश बढ़ेगा, और अगर आप ब्याज को बढ़ाएंगे तो निवेश की दर जो है वो घट जाएगी। क्योंकि निवेश और ब्याज दर में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इसमें उल्टा संबंध है, विपरीत संबंध है। परंतु यदि ब्याज दर को बढ़ाते हैं तो निवेश एवं विकास दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए सरकार देखिएगा, इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी सरकार नहीं चाहती है कि ब्याज दर में बढ़ोतरी हो, क्योंकि जैसे ही ब्याज दर में बढ़ोतरी होगा आर्थिक विकास का दर पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे आपको साफ साफ समझ में आ गया कि आर्थिक विकास और इन्फ्लेशन, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्फ्लेशन में कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो 100% रेट ऑफ इन्फ्लेशन पहले से इंक्रीज करेगी। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिड्यूस करता है तो 100% रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी रिड्यूस करेगी, जो कि मैंने आपको यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू बताया है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट में कहता है कि भाई मुद्रास्फीति के प्रकार। तो बेसिकली मुद्रास्फीति को रेट के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर उनको कुछ भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है रेंगती हुई मुद्रास्फीति या मंद मुद्रास्फीति। बेसिकली ये जो टाइप्स है ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के दर के आधार पर डिवाइड किया गया, जिसमें पहला क्या है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, या इसको कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीप मतलब रेंगना, जो चीटी वगैरह चलते हैं ना उसको क्रीपिंग कहते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अर्थात क्रीप करने का में जो स्पीड होता है वो बहुत ही स्लो होता है। अर्थात अगर मुद्रास्फीति के बढ़ने का दर 3% या उससे कम होता है तो उसी को हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन या उसी को हम रेंगती हुई मुद्रास्फीति या मंद मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ऐसे मुद्रास्फीति में जो एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, जो एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो क्या होगा, अप टू 3% होगा, 3% या 3% से कम होगी। और ऐसी जो मुद्रास्फीति है ये बेसिकली विकसित देशों के लिए होता है, विकासशील देशों के लिए नहीं होता है। हमारे यहां इन्फ्लेशन का रेट 3% से ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर के हमारे यहां निवेशक अधिक से अधिक निवेश करेंगे। क्योंकि जितना अधिक इन्फ्लेशन होगा निवेशक को उतना अधिक लाभ मिलेगा, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। तो अगर हमारे यहां उन्हें प्रॉफिट कम मिलेगी तो कम निवेश करेंगे, जो कि हमारे यहां अधिक निवेश करने की जरूरत है।
इसीलिए हम उन्हें अधिक लाभ देने के लिए नीति बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। इसीलिए भारत जैसे विकासशील देशों में मुद्रास्फीति का जो दर है वो रेंगती ही मुद्रास्फीति से ऊपर होना चाहिए। अर्थात ये जो मुद्रास्फीति है ये विकसित देशों के लिए है, विकासशील देशों के लिए सही लंबे समय तक नहीं है। लेकिन ये जो मुद्रास्फीति है ये अर्थव्यवस्था को गतिहीनता के प्रभाव से बाहर निकालता है। जैसे कोई इन्फ्लेशन, कोई जो कंट्री की इकोनॉमी है वो इन्फ्लेशन के बदले डिफ्लेशन में चला गया है, नीचे चला गया है, डिग्रोथ में जा रहा है, तो वैसे इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, ऊपर लाने के लिए इस प्रकार की मुद्रास्फीति अर्थात रेंगती मुद्रास्फीति फायदेमंद होती है। जो कि यहां पे तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था को गतिहीनता के प्रभाव से मुक्त रखने तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए यह मुद्रास्फीति को सही माना जाता है। लेकिन खास करके ये जो मुद्रास्फीति है ये डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए सही होता है, डेवलपिंग के लिए नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की मुद्रास्फीति लाभदायक होती है, तो आप वहां पे लिखेंगे कि भाई रेंगती ही मुद्रास्फीति से ऊपर जो मुद्रास्फीति है, जो वॉकिंग इन्फ्लेशन है, वो लाभकारी होता है। रेंगती मुद्रास्फीति लंबे समय तक लाभकारी होता नहीं है। अगला जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, अगला जो इन्फ्लेशन का टाइप है रेट के आधार पर, वो है आपके चलती हुई मुद्रास्फीति, या इसे वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। वॉकिंग इन्फ्लेशन का जो रेट होता है, एनुअल रेट होता है, वो क्रीपिंग से अधिक होता है और इसका एनुअल जो रेट है वो 3% से 10% तक होता है, जो कि डेवलपिंग कंट्री के लिए, जो कि डेवलपिंग कंट्री अर्थात इंडिया जैसे कंट्री के लिए यह सबसे सही माना जाता है। यह सबसे सही माना जाता है क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति की जो दर है वो 3 से 10% के बीच होती है और यह विकासशील देशों के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर यह इन्फ्लेशन लंबे समय तक चला, तो यह वॉकिंग इन्फ्लेशन रनिंग में बदल जाता है। अर्थात ये जो 10% का जो सीमा है ये बढ़ करके 20% हो जाएगा, और जब ये 20% होगा तो ये अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो जाता है। इसीलिए इस प्रकार के इन्फ्लेशन को जो सरकार है, जो मौद्रिक नीति के निर्माण करता है, वो लंबे समय तक चलने देना नहीं चाहते हैं, और नहीं तो इसके ऊपर वो हर समय अंकुश लगा करके रखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो भारत जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था है ये ±2 पे चलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 4% से 6% तक अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है तो इसे हम गुड फॉर इकोनॉमी मानते हैं, यह अर्थव्यवस्था के लिए सही माना जाता है। तो वॉकिंग इन्फ्लेशन किसको कहेंगे? जिसकी एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन 3 से 10% तक होती है, इसे वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, जो विकासशील देशों के लिए अच्छा होता है। तीसरा जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है या तीसरा जो इन्फ्लेशन का टाइप है उसे हम कहते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं उसे? रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ती इन्फ्लेशन, जो वॉकिंग से थोड़ा अधिक फास्ट होता है। और कहता है कि जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% से 20% के बीच में हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, दौड़ती इन्फ्लेशन कहते हैं। साथ ही साथ ये जो इन्फ्लेशन का दर है ये वैसा पीरियड है जब सरकार और मौद्रिक नीति निर्माणकर्ता को चाहिए कि इसे नियंत्रित कर लें, क्योंकि अगर ये बाहर चला गया रनिंग तो ये ग्लोपिंग बनेगा और ग्लोपिंग तुरंत हाइपर हो जाएगा और अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है। तो ये एक ऐसा इन्फ्लेशन का टाइप है जिसको अगर इमीडिएटली से कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये अर्थव्यवस्था को बहुत पीछे धकेल कर रख सकता है या बहुत अधिक हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट या इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो नीति निर्माता होते हैं, जैसे ही रनिंग इन्फ्लेशन का केस दिखाई देता है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के, क्विक एक्शन लेकर के इसे कंट्रोल करने का काम करते हैं, जिसमें खास करके मौद्रिक एवं राजकोषीय जो नियंत्रण उपाय हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो रनिंग इन्फ्लेशन किसको कहेंगे? जब एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10 से 20% के बीच हो तो उसी को रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अगला जो इन्फ्लेशन का टाइप है उसे हम कहते हैं कूदती इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन,
या इसी को हम ग्लोपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ग्लोप मतलब जंप करना, माने चलना, तेज तेज से चलना। और कहता है कि जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन 2 डिजिट से 3 डिजिट तक चला जाए, अर्थात 2 अंक से अगर ये 3 अंक तक चला जाए तो ऐसे इन्फ्लेशन को कूदती हुई इन्फ्लेशन या ग्लोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। 3 अंक का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये लगभग 20% से लेकर के 999% तक चला जाता है या 100% के ऊपर चला जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, जो एक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है। सामने में लिखा हुआ है कि इस समय उत्पादन में बिना किसी वृद्धि के या नगण्य वृद्धि के कीमत में काफी तेजी वृद्धि होती है। कीमत इसमें नहीं कहता दिन दुगुना रात चौगुनी वाली स्थिति होती है कि आज शाम में कुछ और कीमत है, रात को कुछ और है, सुबह को कुछ है, अगले शाम में 5 गुना रेट बढ़ गया। तो उस टाइप का इन्फ्लेशन जब आएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और ऐसी स्थिति में वस्तु और सेवा की कीमत द्वितीय तथा तृतीय अंक की वृद्धि दर से बढ़ती है, और इस स्थिति में मुद्रास्फीति की वार्षिक वृद्धि दर अत्यंत उच्च होता है। मतलब एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ही हाई होता है, वो 3 डिजिट तक अर्थात 999% तक चला जाता है। और कुछ ही समय के बाद ये इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन का स्वरूप ले लेता है, जो देखते देखते ही कुछ दिनों में ही, कुछ घंटों में ही पूरे अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देता है। अर्थात ये दूसरा जो है सबसे एक्सट्रीम लेवल का इन्फ्लेशन है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोपिंग इन्फ्लेशन या ओवर इन्फ्लेशन कहते हैं। ग्लोपिंग इन्फ्लेशन के बाद जो 5वां इन्फ्लेशन है उसे हम कहते हैं अति मुद्रास्फीति, या इसी को हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का अर्थ है कि जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन 3 अंक से ऊपर चला जाए तो इसी को हम अति मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अर्थात इस समय इन्फ्लेशन का जो रेट है, वस्तु के मूल्य बढ़ने का रेट, वो कई गुना बढ़ेगा, इसका कोई अंदाजा लगाना संभव नहीं है। जैसे अगर आप देखिए 2016-17 में वेनेजुएला में जो आया था इन्फ्लेशन, 8 से 10 लाख प्रतिशत तक भाग गया था। अर्थात वहां पे 1000 की वस्तु, 1 रुपए की वस्तु, लगभग 8-10 लाख गुना उसका प्राइस बढ़ा। मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें वस्तु का प्राइस कुछ निर्धारित नहीं होता है। अनएक्सपेक्टेड प्राइस जब होने लगे किसी वस्तु का, तो हम समझ जाएंगे कि वो कैसा इन्फ्लेशन है, वो हाइपर इन्फ्लेशन है, जिसको कंट्रोल करना टफेस्ट टास्क होता है गवर्नमेंट के लिए। इसी समय गवर्नमेंट क्या करती है? डीमोनेटाइजेशन कर देती है करेंसी को, या करेंसी को रद्द कर देती है, छोटे करेंसी को बंद करके बड़ी करेंसी लेकर के आती है, ताकि हम मार्केट से करेंसी को कम कर सके, मुद्रा को कम कर सके, जिससे डिमांड को कम किया जा सके, ताकि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो अति मुद्रास्फीति है, ये बहुत ही भयानक रूप लेता है, और ये दिनों दिन रातों रात इसकी जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है बहुत अधिक रेट से बढ़ती है, जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इस समय जो स्थिर आय वाले व्यक्ति हैं वो तो रोड पे आ जाते हैं, उनका तो कुछ चलता ही नहीं। साथ ही साथ इस समय बचत, गिरवी, बीमा पॉलिसी, बॉन्ड, इन सबों का जो मूल्य है वो नगण्य रहता है, न के बराबर मूल्य होता है, क्योंकि ये सब क्या है? स्थिर आय वाला है, स्थिर आय परिवर्तित तो होगा नहीं, और इस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन इतना अधिक होता है कि इन आय से भोजन भी चलने के लायक नहीं होती है। ऐसी स्थिति जब भी किसी कंट्री में आती है, समझ जाइए वो कंट्री की इकोनॉमी 10-20 साल पीछे चली जाती है। जैसे 1920 के दशक में जर्मनी में हुआ था, 2000 के दशक में जिम्बाब्वे में हुआ था, और 2016-17 में वेनेजुएला में ऐसे इन्फ्लेशन को देखा गया है, जो इन्फ्लेशन देखते ही देखते अर्थव्यवस्था को अपने मुंह में समा जाती है, जिसे निकालने के लिए उस देश के सरकार को, उस देश के नीति निर्माणकर्ताओं को बहुत अधिक टसन, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो बेसिकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन के आधार पर आपने इन्फ्लेशन के 5 प्रकार देखे हैं। पहला आपने देखा क्रीपिंग, दूसरा वॉकिंग, तीसरा रनिंग, चौथा ग्लोपिंग, और 5वां आपने देखा है हाइपर इन्फ्लेशन, जिसे हम अति मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अगला जो एक इन्फ्लेशन का प्रकार है, इसे हम कहते हैं कोर मुद्रास्फीति। इसको थोड़ा एक बार समझ लीजिए। कोर मुद्रास्फीति को बेसिकली कहा जाता है कि वो मुद्रास्फीति जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो।
कोर मुद्रास्फीति की जो अवधारणा है वो 1981 में एक्सटेन के द्वारा दिया गया था। ये जो एक्सटेन है इसने कोर मुद्रास्फीति को मापने के लिए इसने दो प्रकार के मुद्रास्फीति का उपयोग किया। पहला है अस्थाई मुद्रास्फीति, दूसरा है अस्थाई मुद्रास्फीति। अब इसको एक बार समझिए, अस्थाई और अस्थाई, सिंपल सा समझिए कि जो अस्थाई मुद्रास्फीति है कहता है जो अस्थाई मुद्रास्फीति है यह वैसी मुद्रास्फीति है जिसमें, एक बार इसको मैं समझा दूं, सॉरी, जो अस्थाई मुद्रास्फीति है अस्थाई मुद्रास्फीति है यह वैसी मुद्रास्फीति है जो किसी स्टेबल रीजन से, स्टेबल रीजन के कारण होता है, उसे हम अस्थाई मुद्रास्फीति कहते हैं। स्टेबल रीजन मतलब जिसमें परिवर्तित बहुत नहीं हो सके, जिसका परिवर्तन करना बहुत संभव नहीं है, उन कारणों को हम अस्थाई कहते हैं, स्टेबल रीजन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए, जनसंख्या बढ़ जाएगा, तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मार्केट में अगर डिमांड बढ़ेगी तो 100% है जो प्राइस बढ़ जाएगा। और क्या आप इस डिमांड को कम कर सकते हैं? कभी संभव नहीं यार। हम क्या करेंगे, अब लोग को मार तो देंगे नहीं। हाँ, भूकंप वगैरह आएगा, प्राकृतिक त्रासदी आएगी तो ये हो सकता है। जैसे माल्थस का कहना है कि भाई या तो आप जनसंख्या को नियंत्रित कर लीजिए, नहीं तो प्रकृति तो काम करेगा ही करेगा। एक बार सुनामी आया अंडमान निकोबार में, लाखों लोग ढह गए। उत्तराखंड में एक बार लैंडस्लाइडिंग हुई, बादल फटा, लाखों लोग ढह गए। भुज में भूकंप आया गुजरात में, बस झटके में 1-8 लाख लोग मर गए। तो ये जो जनसंख्या को कम करने का काम है ये प्रकृति का है। प्रकृति अपने अकॉर्डिंग जनसंख्या कम करती है। तो माल्था साहब का कहना है कि भाई अगर आप करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो प्रकृति का काम है, वो तो जनसंख्या नियंत्रित कर लेगी। तो अगर जनसंख्या बढ़ने के कारण अगर इन्फ्लेशन आता है तो ये को अस्थाई इन्फ्लेशन कहते हैं, इसी को स्टेबल इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा है अस्थाई इन्फ्लेशन। देखिए ये जो अस्थाई इन्फ्लेशन है, ये जो अस्थाई इन्फ्लेशन है ये बेसिकली अनस्टेबल रीजन से होता है। अनस्टेबल रीजन मतलब जो तत्क्षण का रीजन हो, कुछ समय के लिए कोई कारण आए, उसी को हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, ये अनस्टेबल रीजन है। जैसे मान लिया जाए कि कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पे क्या आ गया, कहीं पे जैसे बाढ़ आ गया, ठीक है, कहीं पे सुनामी आ गया, कहीं पे सुनामी आ गया, या मान लो तो कहीं पे कोई दुर्घटना हो गई, सुखाड़ पड़ गया, मौसम अच्छा नहीं रहा, बहुत ओला पड़ गया, गर्मी बहुत अधिक पड़ी तो सुखाड़ आ गया, बारिश नहीं हुई, मॉनसून का रेट अच्छा नहीं था। तो इन सब के कारण भी क्या होता है, इन सब के कारण भी प्रोडक्शन, उत्पादन क्या होती है, कम होती है। और उत्पादन अगर कम होगी तो जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा, और सप्लाई अगर कम होगा तो इस केस में क्या होगी, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई होगा, और ऐसे केस में प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसे कहते हैं अस्थायी कारण, जिसे कुछ समय के बाद कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अस्थायी कारण को कंट्रोल करना संभव उतना आसान नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अर्बनाइजेशन एक्टिविटी होती है, रेट ऑफ जो अर्बन सेक्टर वो बढ़ जाता है, शहरीकरण की दर बढ़ जाती है। तो शहरीकरण की दर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो ऑलरेडी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। अब आप क्या कहेंगे, शहर को गांव में तब्दील तो कर नहीं सकते हैं, अर्थात शहरीकरण को रोकना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। तो कहते हैं कि ये जो कोर इन्फ्लेशन है इसके दो भाग हैं, अस्थाई मुद्रास्फीति और अस्थाई मुद्रास्फीति। अस्थाई मुद्रास्फीति जो बेसिकली अस्थाई कारणों से होता है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण के कारण होती है। अस्थाई मुद्रास्फीति जो अस्थाई कारणों से होता है, जैसे मानसून के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण जो मुद्रास्फीति आती है उसे हम अस्थाई मुद्रास्फीति कहते हैं। और ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। लेकिन कोर मुद्रास्फीति में
खाद्य सामग्री और ईंधन के कीमत को शामिल किया नहीं जाता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, एक तो खाद्य सामग्री भाई नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, ईंधन को नहीं किया जाता है क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं किसी और के ऊपर, इसलिए भारत में खाद्य सामग्री और ईंधन को इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता है। साथ ही साथ सरकार और केंद्रीय बैंक की जो नीतियां है, सरकार और आरबीआई की जो नीतियां है, वो अस्थायी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ही बनाई जाती है, क्योंकि अस्थायी को अन्य कारणों से भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी का उपयोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में जो किया जाता है, वो किस प्रकार के इन्फ्लेशन को, तो वो स्टेबल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है, अनस्टेबल के लिए बनाया नहीं जाते हैं, क्योंकि अनस्टेबल को अन्य तरीकों से भी नियंत्रित किया जा सकता है। अगला जो इन्फ्लेशन का टाइप है उसे हम कहते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। अगला का क्या नाम है? हेडलाइन। देखिए, हेडलाइन का कंसेप्ट है कि जिसको सबसे अधिक माना जाता हो, जिसको सबसे अधिक माना जाता हो। जैसे 2015 से पूर्व हेडलाइन मुद्रास्फीति में WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन 2015 के बाद फ्रॉम 2015 हेडलाइन में CPI का उपयोग किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का उपयोग अब किया जाता है, क्योंकि सरकार ने 2015 से जो इन्फ्लेशन पॉलिसी है उसमें परिवर्तन किया। स्ट्रेटजी ऑफ इन्फ्लेशन पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति में जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की जो रणनीति बनाई गई, उसमें परिवर्तन करके उन्होंने क्या किया है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में WPI की जगह पर किसको ले लिया है? CPI को ले लिया है। तो पहले WPI को हेडलाइन कहते थे, अब CPI को हेडलाइन कहा जाता है। सामने में लिखा हुआ है कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किए जाने आंकड़े को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं, या कहा जाता था, पहले भी कह सकते, कहा जाता था। इसमें खाद्य पदार्थों, ईंधन सहित सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2015 से औपचारिक रूप से मुद्रास्फीति को लक्षित करने की जो नीति अपनाई गई है, उस नीति के अंतर्गत CPI को हेडलाइन लागत मुद्रास्फीति माना गया है, तथा रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक एवं साख नीति में इसी को लक्षित करती है। इसका एक दूसरा भी कारण था कि WPI में सिर्फ गुड्स के वैल्यू को या गुड्स के इन्फ्लेशन को ही देखा जाता है, लेकिन जो CPI है, CPI में बेसिकली CPI रूरल प्लस अर्बन, ग्रामीण और शहरी में बेसिकली गुड्स के साथ साथ सर्विसेज के मूल्य में जो इन्फ्लेशन आता है उसको भी देखा जाता है। इसलिए 2015 से सरकार के द्वारा हेडलाइन इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने में CPI का दोनों संयुक्त, मतलब रूरल प्लस अर्बन, रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी, ग्रामीण और शहरी CPI को इसमें कैलकुलेट किया जाता है। 2015 से पहले सिर्फ WPI को कैलकुलेट किया जाता था, उसी को हेडलाइन मुद्रास्फीति कही जाती थी। अगला मुद्रास्फीति का एक प्रकार है जिसे हम कहते हैं छुपी हुई मुद्रास्फीति। छुपी हुई मुद्रास्फीति मतलब हिडन इन्फ्लेशन। हिडन इन्फ्लेशन का अर्थ है कि इन्फ्लेशन है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये जो पार्ले जी है, ये आज भी बिक रहा है 5 रुपए में, ठीक है, लेकिन उसके पैकेट का जो साइज है, साइज वो क्या हो गया है? वो हो गया है छोटा। मतलब प्राइस सेम है लेकिन साइज छोटा कर दिया गया। साथ ही साथ बहुत सारे की जो क्वालिटी है, बहुत सारी की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या किया जाता है? कम कर दिया जाता है। बहुत सारे का जो रैपरिंग है या बहुत सारी जो पैकेजिंग है उसको पुअर कर दी जाती है। प्राइस में कोई परिवर्तन किया नहीं जाता है, क्योंकि प्राइस परिवर्तन करने से बेहतर है कि इन क्वांटिटी को कम कर दो, ताकि ग्राहक तो प्राइस देखता है, क्वांटिटी कौन देखता है? क्वांटिटी बहुत रेयर केस में दिखा जाता है, लेकिन प्राइस तो जनरली सब देखते हैं। तो अगर प्राइस में बिना परिवर्तन किए हुए उस वस्तु के मात्रा में, उस वस्तु के गुणवत्ता में, उस वस्तु के सेवा में, उस वस्तु तथा सेवा के पैकेजिंग में जो कमी की जाती है, उसी को हम छुपी हुई मुद्रास्फीति या उसी को हिडन इन्फ्लेशन
कहते हैं, जो सामने स्लाइड में लिखा हुआ है कि किसी उत्पाद की पहले की कीमत पर या कीमत में कमी के बजाय पहले की तुलना में उस उत्पाद की गुणवत्ता या मात्रा में कमी कर दिया जाता है, उसी को छुपी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। जो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें ये देखने को मिलता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया पार्ले जी का कि भाई इसका प्राइस वही है लेकिन इसकी क्वांटिटी को पहले से कम कर दिया गया है, तो हम कहेंगे कि पार्ले जी का जो प्राइस है उसमें कैसी मुद्रास्फीति है, छुपी हुई मुद्रास्फीति दिखाई देती है। नेक्स्ट, अगला और इसका लास्ट जो टाइप है वो है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी को अगर बहुत अधिक लिबरल बना दिया जाए, बहुत अधिक लचीला बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, लचीला बना दिया जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है, कैश फ्लो इन मार्केट बढ़ जाती है, और जैसे ही मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड जैसे ही बढ़ेगी रेट ऑफ इन्फ्लेशन पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये जो डिमांड बढ़ा जिससे रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ी, इसी को हम संरचनात्मक मुद्रास्फीति स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति में लचीलापन के कारण, मौद्रिक नीति आपको पढ़ना है जिसमें सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब पढ़ेंगे, उसको मौद्रिक नीति कहते हैं। जिस नीति के तहत आरबीआई बैंकों के द्वारा मार्केट में पैसा डालती है या एक्सेस मनी को मार्केट से खींच के अपने पास लाती है, उसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं, जो कि एक वीडियो में आपको बहुत डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। तो कहता है कि अगर मौद्रिक नीति का लचीलापन होने के कारण अगर इन्फ्लेशन आता है तो उसी को हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। जो कि मैंने आपको बताया कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी अगर लचीला होगा तो इससे मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगी, कैश फ्लो जैसे ही बढ़ेगी मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी रेट ऑफ इन्फ्लेशन को हम संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं, जिसकी अवधारणा गुन्नार मिर्डल द्वारा दिया गया तथा पॉल स्ट्रीटेन के द्वारा इसे और अधिक योगदान दिया गया। गुन्नार मिर्डल जिनका एक बुक था एशियन ड्रामा, तो गुन्नार मिर्डल के द्वारा स्ट्रक्चरल मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के कंसेप्ट को दिया गया है, जो इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी के लचीलापन के कारण उत्पन्न होती है। अब यहां पे एक चीज आपको पढ़ना है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, फ्लिप कर्व। फ्लिप कर्व का क्या है, सो एक बार समझ लीजिए, एक बार थोड़ा सा इसको फ्लिप कर्व को डिटेल में बता दूं, थोड़ा सा इसका बेस बता दूं। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इसको थोड़ा समझिएगा, मुद्रास्फीति का दर बढ़ता है, मतलब मुद्रास्फीति का जो दर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मुद्रास्फीति का दर बढ़ेगा तो यहां पे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी, उत्पादनकर्ता को लाभ होगा, तो इस केस में क्या होगा, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होगी। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इस समय क्या चाहेगा कि हम प्रोडक्शन को क्या करें, बढ़ाएं। प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अर्थात जो रोजगार है, रोजगार वो क्या जाएगा, बढ़ जाएगा, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या जाएगा, घट जाएगा, बेरोजगारी घट जाएगा। तो आप देखिए कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच कैसा संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल संबंध है। मतलब हम लिख सकते हैं कि इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। अर्थात कहने का अर्थ है कि अगर
इन्फ्लेशन बढ़ता है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, और वही अगर इन्फ्लेशन घटता है तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये जो संबंध दिखाता है इसी को हम क्या कहते हैं, फिलिप कर्व मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को फिलिप कर्व मेथड कहते हैं, जो कि इस स्लाइड में आपको पढ़ना है। आते हैं एक बार स्लाइड पे, थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। कहता है कि फिलिप कर्व मेथड का जो जनक है उनका नाम है डब्ल्यू फिलिप, जो बेसिकली न्यूजीलैंड के एक अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने ब्रिटेन के 1861 से 1957 तक के अनुभविक आंकड़ों पर यह मेथड का निर्माण किया है। फिलिप वक्र बेरोजगारी की दर, मौद्रिक मजदूरी वृद्धि दर तथा मुद्रास्फीति की दर के बीच जो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल संबंध है, उसको स्थापित करते हैं। इसमें स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाया जाता है। सामने एक ग्राफ है, ग्राफ थोड़ा सा समझा दूं। ये एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं वाई एक्सिस है, ये 0 है। एक्स एक्सिस पर हमने वाई एक्सिस पर हमने रख दिया रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि लिखा हुआ भी है, और हमने एक्स एक्सिस पर रखा है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रखा। मानते हैं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन 1 2 3 4 5 मान लेते हैं 6 है, ऐसे ही इसको ही मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार इस स्लाइड को एक बार आप फिर से देख लीजिए, समझ में थोड़ा जाएगा। मैंने बताया कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, इन्फ्लेशन घटेगा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, तो इन दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अर्थात अगर इन्फ्लेशन, थोड़ा सा पेन के कलर को चेंज कर देता हूं, अगर इन्फ्लेशन हाई होगा, अगर इन्फ्लेशन क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लो होगा। इन्फ्लेशन हाई होगा तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लो होगा। वही अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन लो होगा तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल संबंध है। और इन दोनों पॉइंट को जो रेखा मिलाती है, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, फिलिप कर्व कहते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे आपको पता चल गया कि जॉन फिलिप कर्व क्या है। तो एक ऐसा ग्राफिक मेथड है, ये ऐसा वक्र विधि है जिसके द्वारा इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में जो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल संबंध है, उसको दर्शाने का कार्य किया जाता है, जो बेसिकली डब्ल्यू फिलिप के द्वारा, जो न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री है, इनके द्वारा दिया गया है। चलिए